Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 4 of module 5. In this lecture I am going to discuss about firefighting and fire protection of building. Following topics will be covered. What is fire safety, what are the causes of fire, what is fire hazard, and what is fire resisting properties of a common building materials, what is fire alarm, and what is different fire extinguishing equipments. So, for these topics I have referred following books for preparing that content. So, starting with the first topic, that is fire safety. So, what is the meaning of term fire safety? So, द टेक्निकल इंटरप्रिटेशन जब भी अगर हम इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो फायर सेफ्टी ऑफ अ बिल्डिंग इज टू कन्वे द फायर रेजिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग ना, कि फॉर हाउ मच टाइम, अगर हम ये बात करें कि जो भी आपकी बिल्डिंग है इट कन्वे द फायर रेजिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ आर व्हेन सब्जेक्टेड टू फायर ऑफ अ नोन इंटेंसिटी ना। अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, आप ऐसा सोचिए कि उस पर क्या हो रहा है, वहाँ पे फायर इंसिडेंट है, फायर एक्सीडेंट है वहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, जो आपकी बिल्डिंग है वो कुछ टाइम तक के लिए उसे रजिस्ट कर सकेगी. सो ना फॉर दैट मच टाइम, जो हमारी वो टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम को ही इन टर्म्स ऑफ आर हम एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट ड्यूरेशन विल नोन एज फायर सेफ्टी ना. सो कुछ इस टर्म से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं. ओके, इट शुड हैव स्ट्रक्चरल टाइम इंटरवल सो दैट एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द ऑक्यूपेंट्स. अब जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जनरली ये वहाँ पे हमें इंश्योर जरूर कराना चाहिए कि उसकी जो फायर सेफ्टी का टाइम है वो इंटरवल इतना हो सके कि जो भी ऑक्यूपेंट्स वहाँ पे हैं उन्हें एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिल सके ना. तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें कंसीडर करने की जरूरत है. कमिंग टू नेक्स्ट टू वाइडर इंटरप्रिटेशन. सो फायर प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ आउटब्रेक्स ऑफ द फायर. सो फायर सेफ्टी में हमें फायर प्रिवेंशन भी कंसीडर करना चाहिए एंड द रिडक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ आउटब्रेक्स ऑफ फायर, इसे भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना चाहिए. टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ फायर बोथ इन द टर्म्स ऑफ इंटेंशनली एंड एक्सटर्नली ना. तो जो भी फायर के चांसेस हैं कि आपका स्प्रेड कर सके वो इंटरनली या हो एक्सटर्नली, उसे भी हमें क्या करना है, उसे भी यहाँ पे हमें डील करना चाहिए ना. सेफ एग्जिट, जो भी आपकी बिल्डिंग है, जो भी वहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं उन्हें क्या मिल सके, वहाँ से सेफ एग्जिट मिल सके, इस पॉइंट को भी हमें कंसीडर करना चाहिए. इसके साथ साथ में हमारे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशिंग एपरेटस का भी प्रोविज़न होना चाहिए, हमें इसे भी वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए. सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें फायर सेफ्टी में डिस्कस करना पड़ता है. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फायर. सो कॉजेज क्या है फायर के. तो जनरली जो हमारा, आप बोल सकते हो कि एक सिंगल, अगर हम एक टर्म में बात करें, एक सिंगल फैक्टर की बात करें, दैट इज केयरलेसनेस ना. सो केयरलेसनेस इज द मेजर फैक्टर ना. मोस्ट ऑफ द टाइम यही वो फैक्टर है जिसके वजह से हमें एक फायर इंसिडेंट देखने को मिलता है. अब ये जो केयरलेसनेस है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, कहाँ कहाँ पे हमने ये देखा है, कॉमन इंस्टेंसेस क्या देखने को मिलते हैं. जनरली केयरलेसनेस इन डिस्कार्डिंग ऑफ लाइटेड एंड्स ऑफ सिगरेट्स, सिगार्स, मैचेस एंड टोबैकोस ना. तो जनरली हमने ये देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी एक कारण है जहाँ जिसके वजह से फायर इंसिडेंट्स होते हैं. ठीक है. इसके बाद स्मोकिंग इन अनऑथराइज्ड प्लेसेस. सो दिस विल बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द फायर. एंड इसके साथ साथ जो भी हमारे मेंटेनेंस, जो भी मशीनरीज इन्वॉल्व हैं उनका इम्प्रॉपर मेंटेनेंस हो, इंक्लूडिंग ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग सब्जेक्ट होगा देन देयर विल बी ऑल्सो चांसेस कि वहाँ पे फायर प्रोड्यूस हो सके. या तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उनकी जो बेयरिंग्स है वहाँ पे अंडर या ओवर लुब्रिकेटिंग करते हैं ना. अंडर लुब्रिकेटिंग करेंगे तो भी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे आपको फायर देखने को मिल सकता है. ओवर लुब्रिकेटिंग करेंगे तो भी वहाँ पे क्या होगा, आपको फायर के इंसिडेंट्स देखने को मिल सकते हैं ना. सो इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हम ऐसे मटेरियल्स को स्टोर कर लेते हैं जो कि फायर को प्रमोट करते हैं ना. तो हमें उससे भी बचना चाहिए, वी शुड नॉट स्टोर दैट पर्टिकुलर मटेरियल. इसके साथ जनरली ये भी देखा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, अगर उस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस पे फॉल्टी वर्कमैनशिप हो, प्रॉपरली काम ना किया गया हो, और अगर प्रॉपरली हमने वर्क नहीं किया है
तो जनरली ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब भी हमारा मानसून सीजन होता है, तो ये जो हमारे फॉल्टी वर्कमैनशिप हैं, ये क्या करते हैं, ये रिजल्ट करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग में, और शॉर्ट सर्किटिंग रिजल्ट्स इन फायर एक्सीडेंट्स ना। तो यहाँ से भी क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि फायर प्रोड्यूस हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या बहुत से ऐसे आपके इक्विपमेंट्स हैं जिनके लिए हमें प्रॉपर लेआउट बनाना चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी विल इंस्टॉल दैट। बट इफ समवन इज नॉट फॉलोइंग दैट, देन इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ फायर इंसिडेंट। एंड हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शंस करना चाहिए, प्रॉपर पेट्रोलिंग करनी चाहिए जो भी आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है, जिससे कि क्या है, मॉनिटरिंग होती रहे और ये जो केयरलेसनेस है वो कंट्रोल किए जा सके। और हम क्या करते हैं कि जो हमारी फायर सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो नहीं करते ना। तो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो कि जस्ट लाइक कि हमें क्या करना है, किसी भी एक बिल्डिंग में एटलीस्ट फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स होना जरूरी है। अगर वो भी नहीं प्रेजेंट होंगे देन क्या होगा, जो भी आपका फायर एक्सीडेंट हो रहा है देन देयर विल बी चांसेस कि वो आपका फायर क्या हो सके, वो स्प्रेड हो सके ना। अगर आपके फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स होंगे देन वी विल कंट्रोल इट। सो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं, और जिसकी वजह से आपके पर्टिकुलर जगह पे फायर प्रोड्यूस हो रहा हो, फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हो, फायर हैजार्ड्स हो रहे हो, या उस फायर प्रोडक्शन के बाद आपके उसके स्प्रेड की वजह से हमें क्या देखने को मिले, फायर हैजार्ड देखने को मिले ना। और जनरली ये देखा गया है कि ये जो डैमेज कॉज होता है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक फायर वजह नहीं है। आप देखा होगा कि जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो वहाँ पे पैनिक सिचुएशंस हो जाती हैं, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। और पैनिक सिचुएशंस है देन उस केस में क्या है कि अगर हमने स्केप्स नहीं प्रोवाइड किया है ना, स्केप्स नहीं प्रोवाइड किया, देन दैट विल रिजल्ट इन सीरियस इशू ना। जो भी हमारा एक्सीडेंट है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉट प्रेजेंस ऑफ स्केप्स एट प्रॉपर लोकेशन। सो स्केप्स ऐसे जगह प्रेजेंट होने जो कि ईजिली एसेस किए जा सके, एंड दैट स्केप शुड बी फायर प्रूफ। इसके साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए जो हम स्केप्स दे रहे हैं वो प्रॉपरली फायर इंसुलेशन ऑफर कर रहे हैं ना, जिससे वहाँ से क्या करेंगे, लोग आसानी से निकल सकें। नेक्स्ट वन इज फायर हैजार्ड। व्हाट इज फायर हैजार्ड? बेसिकली फायर हैजार्ड डील्स विद 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड। तो जनरली देखा ही जाता है कि जो हमारे फायर हैजार्ड्स हैं वो 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज हम पर्सनल लॉस की बात करें या पर्सनल हैजार्ड की बात करें। पर्सनल लॉस या पर्सनल हैजार्ड में बात करेंगे बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज टू द लाइफ ना। जो भी आपकी लाइफ है जब उन्हें डैमेज हो रहा है देन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल हैजार्ड ना। इसके साथ क्या है, आप देख रहे हैं जहाँ पे भी फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फायर आपका क्या हो सके, आपके बिल्डिंग के अंदर स्प्रेड करे ना। वेन एवर देर इज़ अ चांसेस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट जो फायर अकर कर रहा है वो क्या करे, वो आपके बिल्डिंग के इनसाइड स्प्रेड करे, देन दैट विल बी नोन एज योर इंटरनल हैजार्ड। हम उसे क्या करेंगे, इंटरनल हैजार्ड बोलेंगे। इसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं वहाँ पे कि जो आपका फायर है वो कहाँ पे स्प्रेड करे, एक्सटर्नली स्प्रेड करे, मीन्स फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग। जो भी उसके साइड में या जो भी उसके कॉन्टैक्ट्स में बिल्डिंग होंगी या जो भी आपके सराउंडिंग स्ट्रीट्स पे जो बिल्डिंग्स होंगी वहाँ पे भी क्या चांसेस हो सकता है कि वहाँ पे फायर स्प्रेड हो सके। सो दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर हैजार्ड। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड ना। तो जनरली हमने यहाँ पे ये 3 डिफरेंट बेसिक रिस्क देख लिए। अगर इसके पीछे फैक्टर्स की बात करें कि ऐसा कौन सा फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, हम पर्सनल हैजार्ड की बात करते हैं तो जनरली हमने यही देखा है कि हमें किसी भी बिल्डिंग में एक प्रॉपर स्केप देना चाहिए, और स्केप कैसा, जो कि एसेसिबल हो। अगर आपके स्केप एसेसिबल नहीं होंगे, फायर प्रूफ नहीं होंगे, देन देयर विल बी हायर चांसेस कि आपकी जो लाइफ है ना वो ज़्यादा एक्सटेंड पे क्या हो सके, आपके वहाँ पे आपको उस पर हार्म देखने को मिलेगा। सो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल जो हमारा पर्सनल हैजार्ड है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें प्रोविजंस देना चाहिए आपका एक सेफ फायर प्रूफ एग्जिट का, और वो एग्जिट ईजिली एसेसिबल होना चाहिए ना। इसके बाद नेक्स्ट हम जब बात करेंगे इंटरनल हैजार्ड्स की, तो इंटरनल हैजार्ड जनरली किससे गवर्न हो रहा है। सो उसके लिए यहाँ पे एक टर्म देखने को मिलता है, दैट इज़ योर फायर लोड। internal hazard is totally depend on fire load. अब coming to what is fire load, so we will just discuss after this slide. So fire load पे आपका ये totally dependent हो जाता है ना, एंड इस फायर लोड को कंसीडर करते हुए और साथ में आपका कितना टाइम है ड्यूरेशन का ना, किस हाउ मच द टाइम ऑफ हाउ मच इज द ड्यूरेशन ऑफ फायर एंड व्हाट इज़ द फायर लोड, हम क्या करते हैं अपनी बिल्डिंग्स को क्या करते हैं ग्रेड करते हैं ना। सो ये ग्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग आपकी इंपॉर्टेंट है कि किस अमाउंट का वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन या आपको प्रिवेंशंस या प्रिकॉशंस वहाँ पे हमें इंश्योर करानी चाहिए जिससे कि हम इंटरनल हजार्ड को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट वन इज एक्सपोजर हजार्ड। अब एक्सपोजर हजार्ड कैसे आपका
एक्सटेंड करेगा, स्प्रेड करेगा। सो जनरली ये क्या है, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर चीज़ें कोई एक्सटर्नली हैं या एक्सपोज्ड वे में है तो बाहर की जो एयर है वो कितना आपकी सपोर्ट कर रही है ना, तो दैट फायर स्प्रेडिंग इनटू अ बिल्डिंग थ्रू द ओपन एयर फ्रॉम फायर इन द अनदर बिल्डिंग ना। तो बेसिकली इसके पीछे जो आप देख सकते हो कि जो भी उसके सराउंडिंग में बिल्डिंग है और वहाँ पे आप कितना चांसेस हैं जिससे एयर से कि आपकी वो फायर क्या करे, स्प्रेड कर सके। सो फायर लोड की बात करें, व्हाट इज फायर लोड, तो जनरली अगर हम इसकी बात करें व्हाट इज फायर लोड, बेसिकली फायर लोड इज द अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरीज विच इज लिबरेटेड पर स्क्वायर मीटर ऑफ द फ्लोर एरिया। अब अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरीज, तो किलो कैलोरीज क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। देन अगर वहाँ पे आपका फायर एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है, मीन्स फायर स्प्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फायर आपका स्प्रेड कर रहा है तो वहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हम वो कैसे मेज़र कर सकते हैं। सो उसे मेज़र करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वहाँ पे जो कंटेंट या आपका जो कंबस्टेबल मटेरियल है उसका अमाउंट कितना है। इफ़ लेट्स से दैट अमाउंट इज एक्स, अगर हमें ये पता है कि जो कंबस्टेबल मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनका अमाउंट एक्स है, उन्हें बर्न करने पे अगर हम बात करें, मीन्स अगर इसी अमाउंट को बर्न कर रहे हैं, मीन्स पर केजी कितना अमाउंट आपका वहाँ पे रिलीज हो रहा है हीट, दैट इज वाई। सो by burning 1 kg of that combustible material heat produces y, so x kilogram of material जब burn करेंगे तो कितनी heat produce होगी, it's obvious that will be the product of x into y। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, that is the amount of heat produced। after that we will divide it, हम क्या करेंगे, इसे divide करेंगे total floor area, जो भी हमारा floor area होगा उससे हम divide करेंगे and we will get the fire load। okay, so हम इस तरीके से क्या करेंगे, fire load को कंट्रोल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लें, इफ अ सेक्शन ऑफ बिल्डिंग हैविंग एन एरिया ऑफ, आपके पास कोई एक बिल्डिंग है जिसका जो सेक्शनल एरिया दे रखा है दैट इज 100 स्क्वायर मीटर, हैज 1200 किलोग्राम ऑफ द कंबस्टिबल मटीरियल एंड हैविंग अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 4000 किलो कैलोरी पर केजी, देन व्हाट विल बी द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ combustible material and calorific value per kg of combustible material. So that will give you total heat divided by the surface area. So how much surface area here? Surface area here is 100. So that will the value of your fire load. So यहाँ से हमें fire load की वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसी फायर लोड को यूज़ करके क्या करेंगे, आप कैटेगराइज कर लोगे इंडियन स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं, जो IS कोड है, IS कोड 1641-1960, इसकी ग्रेडिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ फायर लोड। तो हमारे जो लो फायर लोड हैं उनके लिए जो वैल्यू होनी चाहिए फायर लोड की, दैट शुड बी लेस देन 2,75,000 ना, 2,75,000 से कम वैल्यू है देन दैट कम्स अंडर लो फायर लोड कैटेगरी। जनरली इसके अंदर कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हैं या होटल्स हैं, ऑफिसेस हैं या उनसे सिमिलर बिल्डिंग्स हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लो फायर लोड। नेक्स्ट वन इज मॉडरेट फायर लोड। मॉडरेट फायर लोड के लिए जो हमारी फायर लोड की वैल्यू है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 2,75,000 to 5,50,000। ओके, इसके अंदर कौन सी बिल्डिंग्स आती है, जनरली जो भी हमारी ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट है या जो फैक्ट्रीज है, दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मॉडरेट फायर लोड। नेक्स्ट वन इज हायर फायर लोड। हाई फायर लोड, द फायर लोड इज ग्रेटर देन 5,50,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एंड किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए दैट मच वैल्यू ना। तो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे इससे कम देखने को मिल रही है, इट शुड बी ग्रेटर देन 5,50,000। ओके, सो कौन सी बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो भी आपके गोडाउन्स हैं, जो वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे हम मटीरियल्स को स्टोर करें, दैट कम्स अंडर दैट कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज ग्रेडिंग ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द फायर रेजिस्टेंस। तो अब हम जब इनकी ग्रेडिंग की बात करेंगे कि किस एक्सटेंट तक के फायर रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहे हैं, तो जो हमारी बिल्डिंग्स है जनरली वो क्लासीफाई की गई हैं 4 डिफरेंट पार्ट्स में ना, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया SP 71970। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं आप देख रहे हो टाइप 1 कंस्ट्रक्शन, टाइप 2 कंस्ट्रक्शन, टाइप 3 एंड टाइप 4 कंस्ट्रक्शन। जो हमारी टाइप 1 कंस्ट्रक्शन है, तो जो इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है दैट ऑफर रेजिस्टेंस फॉर अ 4 आवर, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप 1 कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली फॉर 2, 3, 4 द रेजिस्टेंस टाइमिंग इज 3 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर रिस्पेक्टिवली ना। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें कि हमारी एक बिल्डिंग क्लासीफाई की जा सकती है एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ
इंडिया, एंड वो कितने टाइम के लिए आपके रेजिस्टेंस को ऑफर करना। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फायर रेजिस्टिंग मटेरियल। सो एन आइडियल फायर रेजिस्टिंग मटेरियल शुड पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब हम इसमें जब बात करेंगे तो एक मटेरियल ऐसा होना चाहिए, जाहिर सी बात है अगर आपका फायर और रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो वो कैपेबल होना चाहिए कि वो हीट को सस्टेन कर सके ना। सो जनरली अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट दैट मटेरियल शुड नॉट डिसइंटीग्रेट ना, वो आपका क्या हो, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए। दैट मटेरियल शुड बी कैपेबल, वो मटेरियल जैसा हो कि आपका अगर वहाँ पे हीट इफेक्ट कर रहा है तो मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना करे, मीन्स वो एक्सपेंशन को रजिस्ट कर सके। इसके साथ साथ जो भी आपका मटेरियल है, जब भी वहाँ पे सडन कूलिंग हो रही है ना, तो देन ऑब्वियस है कि मटेरियल आपका क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो ड्यू टू रैपिड कूलिंग वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना करें, तो दैट शुड ऑल्सो रजिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो वो एक्सपेंशन रजिस्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्शन रजिस्ट कर सके। इसके साथ अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट वो डिसइंटीग्रेट ना हो। अगर ये कोई ये प्रॉपर्टीज आपके किसी मटेरियल में है, देन दैट मटेरियल विल बी आइडियल फायर रजिस्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स या कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स। जो डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर किस एक्सटेंट की फायर रेजिस्टिंग एबिलिटी हमें देखने को मिलती है। सो स्टार्टिंग विद द स्टोन, अगर हम स्टोन की बात करें तो जनरली हमने ये देखा ही है कि स्टोन आपका नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है, एंड इट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इट ऑल्सो डजंट प्रमोट द एक्सटेंट और द स्प्रेड ऑफ फायर ना, तो ये कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है कि आपका फायर वहाँ पे क्या हो सके, स्प्रेड हो सके। कमिंग टू नेक्स्ट की इसकी एबिलिटी कितनी होती है फायर को रजिस्ट करने की, तो जनरली ये हमने देखा है कि इट इज़ अ बैड फायर रजिस्टिंग मटेरियल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं बैड फायर रजिस्टिंग मटेरियल है? जनरली जब हम कभी भी स्टोन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट कर दें, देन दे डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉल पीसेस। जनरली क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं स्मॉल पीसेस में। जब इन्हें हीट करते हैं और हीट करने के बाद सडनली कूल करते हैं तो देन वहाँ पे हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट जब आपका एक्सपोज होता है सीवियर हीट पे, देन इट एक्सप्लोड्स एंड डिसइंटीग्रेट, वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लाइमस्टोन की बात करेंगे, लाइमस्टोन नॉर्मली जो हमारा ऑर्डिनरी फायर है उस ऑर्डिनरी फायर पे क्या करता है, ईजिली क्रम्बल्ड होने लगता है। सैंड स्टोन की बात करेंगे तो जनरली सैंड स्टोन्स जो है हमारे वो क्या करते हैं, जब हम इसे बेसिकली दे आर कॉम्पैक्ट कंपोजिशंस, इनके जो कंपोजिशंस होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं। सो जब भी हमारा यहाँ पे फायर पे एक्सपोज होते हैं, यानी मॉडरेट फायर पे एक्सपोज होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्रैक्स देखने को मिल जाती है। सो ये एग्जांपल्स है जिनके वजह से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो वाई स्टोन इज़ अ बैड फायर रेजिस्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्रिक। सो ब्रिक क्या है, ब्रिक आपका बेसिक दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड ये जो कैपेबल होता है कितने टेम्परेचर तक ये ईजिली सस्टेन कर सकता है। सो दैट टेम्परेचर इज़ अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस ना। जो भी आपका मटेरियल, जो भी आपके ब्रिक के मटेरियल हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारी ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन है विद अ गुड मोटार एंड अ बेटर वर्कमैनशिप, जो ये आपके मैसनरी मीन्स जो भी आपने ब्रिक मैसनरी क्रिएट की है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हो आपको सेफगार्ड करना है किसी भी स्ट्रक्चर को अगेंस्ट अ फायर हैजार्ड। नेक्स्ट वन इज अ कॉन्क्रीट। कमिंग टू व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ कॉन्क्रीट, तो जनरली जब हम कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट कंसिस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑल्सो ना, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इज अ कोर्स एग्रीगेट। सो जो इसका बिहेवियर है वो डिपेंडेंट हो जाता है कि आपका कोर्स एग्रीगेट का कैसा नेचर है, उसकी डेंसिटी कैसी है, एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ सीमेंट, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने स्टील कहाँ पे यूज़ किया, अगर हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो हम उसे कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन सारे फैक्टर्स पे आपकी एक कंक्रीट की बिहेवियर जो कि टेम्परेचर से एक्सपोज हो रहे हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। वाई सो, बिकॉज जो हमारा एग्रीगेट है ना वो एक्सपैंड करता है, वाइल हीटिंग इट एक्सपैंड बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोन ना। सो इस वजह से इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। वाइल जो हमारा सीमेंट है जब भी हम हीट करते हैं तो वो श्रिंक करता है। सो इस वजह से यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है इन दोनों मटेरियल्स पर डिपेंडेंट हो जाता है ना। एंड एग्रीगेट ऑब्टेन्स फ्रॉम इग्नियस रॉक, अगर हमने कोई एग्रीगेट ऑब्टेन किया इग्नियस रॉक से, दैट कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस मटेरियल, मीन्स वहाँ पे हमें लाइम देखने को मिलेगा। अगर लाइम का कंटेंट प्रेजेंट है तो इट्स ऑब्वियस कि अगर हम हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमें क्रैकिंग देखने को मिल जाएगी। बट अगर हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं कैसा, अगर वो फ्लोम स्लैग है, सिंडर एग्रीगेट है, ब्रिक्स के पार्ट्स हैं,
तो वो एग्रीगेट क्या करेंगे, आपके टेम्परेचर को क्या करेंगे, सस्टेन कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तो टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स या आपको डिसइंटीग्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे ना। सो इस वजह से हम इसे भी प्रेफर कर सकते हैं वाइल वी आर यूजिंग दिस एज अ एग्रीगेट ना। ओके, सो अगर ये इसे यूज़ करें तो हम वहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। इन जनरली ये देखा गया है कि जो हमारे कॉन्क्रीट्स हैं दैट ऑफर्स मच हायर रेजिस्टेंस टू फायर देन अदर बिल्डिंग मटेरियल्स, and reinforced concrete structure can withstand fire lasting for a several hours with a temperature of 1000 डिग्री सेल्सियस विदाउट सीरियस डैमेज। सो ये भी सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टील। हम स्टील की बात करें तो स्टील इज अ नॉन कंबस्टेबल मटेरियल, नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है। इट हैज़ वेरी लो फायर रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इस वजह से क्या है कि जब भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, आपके हीट हो जाते हैं, एंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूस, और इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो रिड्यूस हो जाती है, इसके साथ साथ इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। सो अब इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है इसके ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ लूज़ करना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लूज़ करना। सो इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारी स्टील की बीम्स हैं उन्हें क्या करें, हम उन्हें कवर कर देना वेन एवर वी कवर इट। और कवरिंग के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स करते हैं जैसे ब्रिक्स, टेराकोटा और कंक्रीट। अगर ये हम मटेरियल्स यूज़ कर लेंगे देन हम उस पर्टिकुलर स्टील को यूज़ कर पाएंगे आप एज अ फायर रजिस्टिंग मटेरियल, हम देन वहाँ पे उसे प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ ग्लास। अब ग्लास की बात करें तो ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट्स थर्मल एक्सपेंशन इज ऑल्सो लेस। जो इसका थर्मल एक्सपेंशन है वो काफ़ी कम है, बट यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर हम ग्लास को सडनली हीट करें एंड कूल करें तो देन वहाँ पे क्रैक्स फॉर्म होते हैं और आपका ग्लास जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। इसे कैसे मिनिमाइज़ करते हैं? इसे मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी ग्लास होगा वहाँ पे हमें रीइंफोर्स देना होगा विद स्टील वायर नेटिंग। हम वी यूज़ अ स्टील वायर नेटिंग, और इससे क्या होगी, रीइंफोर्समेंट होगी, रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट होगी, देन ऑफर मोर फायर रेजिस्टेंस, और ये टेम्परेचर सस्टेन कर जाएगा, और देन देयर विल बी नो चांसेस कि वहाँ पे हमें क्रैक्स देखने को मिले। नेक्स्ट वन इज अ टिम्बर। हम जब टिम्बर की बात करेंगे तो टिम्बर, इट्स ऑब्वियस कि टिम्बर आपका कैसा मटेरियल है, कंबस्टेबल मटेरियल है। सो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो इसी प्रोडक्ट पे है। अगर आपका फायर एक्सीडेंट्स हो रहा है या वहाँ पे फायर एक्सपोजर, फायर हजार्ड है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके इस पर्टिकुलर मटेरियल पे पड़ेगा ना, ईजिली जो है आपका ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। जनरली ये भी देखा गया है कि जो हमारे टिम्बर्स होते हैं वो थिन फॉर्म्स में यूज़ किए जाते हैं, थिक फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम इन्हें थिक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंट तक ये क्या करते हैं, सेल्फ इंसुलेशन ऑफर करते हैं और आपकी स्लो बर्निंग है। मीन्स हमें कुछ टाइम मिल जाता है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ से स्केप कर सकते हो इजली ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ फायर। जो हमारा टिम्बर है दैट गेट्स चार्ड एंड दिस चार्ड पोर्शन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। जब भी वहाँ पे फायर होगा टिम्बर में, वहाँ पे चैरिंग होगी, एंड चैरिंग में यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा दैट ऑफर अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, इससे प्रोटेक्टिव कोटिंग मिलती है। एंड द टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इफ़ टेम्परेचर आर हायर देन द 500 डिग्री सेल्सियस it get dehydrated and under continuous exposure giving rise to combustible volatile gases and readily catches fire। आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, उस केस में आपका एक्सपोजर जो फायर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कास्ट आयरन, रॉट आयरन। कास्ट आयरन और रॉट आयरन की बात करें तो दे बिहेव वेरी बैडली इन द इवेंट्स ऑफ फायर। वाई सो? बिकॉज जब भी आपका वहाँ पे टेम्परेचर होगा इंक्रीज एंड देन आफ्टर दैट अगर आपका वहाँ पे कूलिंग देखने को मिल रही है तो ईजिली वो क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं फ्रेगमेंट्स में। अगर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करें देन इट्स ऑब्वियस दे आर नॉट गुड एट द प्लेस वेयर देयर इज अ चांसेस ऑफ फायर हजार्ड। नेक्स्ट वन इज एस्बेस्टस सीमेंट। सो एस्बेस्टस सीमेंट्स आप बोल सकते हो कि इसे हम प्रीफर कर सकते हैं। वाई सो? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइबरस एस्बेस्टस विद अ पोर्टलैंड सीमेंट एंड इट हैज़ कोफिशिएंट of expansion very low, so coefficient of expansion very low and it offer incombustibility, that's why we can say that it provide a great fire resistance. Next one is aluminium. Aluminium आपका that is a good conductor of heat and a very fire resisting properties. so इसे भी क्या करते हैं, इसके जो यूज़ है वहाँ पे ही आप बोल सकते हो कि वहाँ पे प्लेस यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपके जो फायर के रिस्क हैं वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट है प्लास्टर और मोटार। प्लास्टर और मोटार अगेन इट इज़ अ नॉन कंबस्टेबल एंड इट शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द वॉल्स सीलिंग्स अगेंस्ट द फायर रिस्क ना। तो जहाँ जहाँ पे फायर और रिस्क हो रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे यूज़ करके अपने मटेरियल को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फायर अलार्म एंड व्हाट इज़ फायर अलार्म? बेसिकली फायर अलार्म आर इंस्टॉल टू गिव एन अलार्म। जब भी अगर कभी भी पर्टिकुलर जगह पे फायर हैजार्ड हो रहा है
उस केस में ये आपको क्या करेगा, अलार्म देगा, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फायर हैजार्ड हो चुका है या फायर एक्सपोजर, फायर वहाँ पे फायर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। और ये जो आपके अलार्म्स है जनरली दे एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म। एक तो आपका ये मैनुअल होगा या तो दूसरा ऑटोमेटिक है। मैनुअल के केस में क्या होता है, दैट इज़ हैंड बिल्ड टाइप ना, कि हमें पता है कि अगर जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वॉचमैन है अगर वो देखेगा कि वहाँ पे फायर हैजार्ड्स है, देन ही विल बेल द रिंग ना, वो बेसिकली क्या करेगा, हैंड बेल से ये स्ट्राइक कराएगा बेल से, और दैट पर्टिकुलर मीन्स कि हाँ वहाँ पे फायर हैजार्ड डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक अलार्म। ऑटोमेटिक अलार्म में केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी आपके फायर है उसके वजह से क्या होगा, अलार्म लगा होगा, वो डिटेक्ट करेगा फायर, एंड आफ्टर डिटेक्टिंग दैट इट विल इन्फॉर्म बाय अलार्मिंग दैट। वहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड उस साउंड से हमें क्या पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ पे फायर इंसिडेंट हो चुका है। एंड जनरली क्या होता है कि जो आपके ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं नियरेस्ट जो भी आपके फायर ब्रिगेड स्टेशन हैं, सो वहाँ पे भी ये इन्फॉर्म कर देते हैं, एंड दे विल कम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग। नेक्स्ट वन इज अ फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट। फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट की बात करें, मीन्स कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि किसी भी एक बिल्डिंग में प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि हम फायर हैजार्ड को कंट्रोल कर सकें। तो जनरली जो हमारा फर्स्ट है दैट इज मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट। मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स क्या होता है, जनरली हमें सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में देखने को मिलता है, या तो आप बोल सकते हो कि जनरली अगर हम उसे भी एक्सक्लूड कर दें तो मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट क्या है कि ये यूज़फुल होते हैं एक्सटिंग्विशिंग फायर जैसे ही आपकी फायर प्रोड्यूस हो रही है ना, आपकी अगर फायर प्रोड्यूस हो रही है उसी पर्टिकुलर टाइम पे हम इससे कंट्रोल कर सकेंगे। जनरली ये आपके क्या होते हैं, आपको सिलेंड्रिकल के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। दैट कम्स पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टाइप और फोम जनरेशन टाइप ना। इस पर्टिकुलर चीज़ में आपके कार्बन डाइऑक्साइड्स या तो आपके फोम जनरेटर्स प्रेजेंट होंगे जिनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी पोर्टेबल फायर है दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 20 to 120 सेकेंड। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा हम इस पर्टिकुलर मेथड से यूज़ करके फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि हम वहाँ पे बकेट्स में सैंड फिल करके रखते हैं, बकेट्स में सैंड फिल है उसे भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ फायर हाइड्रेंट्स। फायर हाइड्रेंट्स क्या है, जनरली आप यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल पाइप्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपके जनरली हमें एज अ राइजिंग मेन प्रोवाइड किया जाता है। जो आपकी जो बिल्डिंग्स होंगी, बिल्डिंग्स पे हम एक मेन प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी ऑफ अ डायमीटर ऑफ 150 mm, और यहाँ से हम क्या करते हैं, पाइप्स को कनेक्ट करके वाटर की सप्लाई उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचा देते हैं जहाँ पे फायर को हमें कंट्रोल करना है। और ये जो भी फायर हाइड्रेंट्स हैं वहाँ पे जो वाटर अवेलेबल होना चाहिए दैट शुड बी एट अ प्रेशर ऑफ 3.5 to 4 kg per centimeter। सो इतने प्रेशर पे यहाँ पे हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वेट राइजर सिस्टम। वेट राइजर सिस्टम क्या है, दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग 100 to 150 mm dia or vertical galvanized pipe that is known as riser एट अ सुटेबल लोकेशन इन द बिल्डिंग। और इसके लिए क्या करते हैं, इसमें पर्टिकुलर जो हमारी पाइप्स हैं इसमें वाटर सप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम फायर पंप यूज़ करते हैं। और ये फायर पंप आपका क्या होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, एंड एट द टाइम ऑफ फायर इट विल प्रोवाइड वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज अ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। ये आपका पॉपुलरली यूज़ हो रहा है कॉमनली, ये हमने देखा होगा जो आपकी टेक्सटाइल मिल्स है, जो पेपर मिल्स हैं, वहाँ पे इसे देखा जाता है। और अगर हम जनरली अगर अपने सराउंडिंग बिल्डिंग्स में देखें तो यहाँ पे भी आपको ये मेथड देखने को मिल जाएगा। ये टोटली ऑटोमेटिक होता है। कैसे वर्क करता है, जनरली हमने ये इंस्टॉलेशंस देखे होंगे। ये आपके स्प्रिंकलर्स हैं, ये जो आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन, एंड दीज 3 और स्प्रिंकलर्स, दिस इज ऑल्सो स्प्रिंकलर। ये डिटेक्ट करता है आपके फायर को, जैसे ही फायर प्रोड्यूस होगी, जो स्मोक प्रोड्यूस होगा, इट विल डिटेक्ट इन, एंड आफ्टर दैट इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपको इन द फॉर्म ऑफ अलार्म बता देगा कि यहाँ पे फायर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आफ्टर दैट जो स्प्रिंकलर्स हैं दे स्टार्ट स्प्रिंकलिंग वाटर, और जब आपके ये वाटर को स्प्रिंकल करेंगे, और ये एक्चुअल में ऑपरेट कैसे करते हैं, सो ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर जो है हमारे फ्यूजिबल प्लग्स लगे होते हैं। ये जो स्प्रिंकलर्स हैं, स्प्रिंकलर्स में आपके फ्यूजिबल प्लग्स लगे हुए हैं। सो जैसे ही आपकी टेम्परेचर बढ़ेगी ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दे फ्यूजिबल पंप्स जो है ये मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होने के बाद वहाँ से आपका वाटर जो है रिलीज होने लगेगा, एंड दैट विल कंट्रोल फायर विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।